नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसके आगे एग्जाम मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के शुरू में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद में फिर आपके जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से। अब ये जो समावेशी शिक्षा ये क्या होती क्या है? दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मत आरोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अब समावेशी शिक्षा है क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन 4 को लिया गया है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। मतलब सभी को साथ में लेकर ही विद्या ग्रहण करना। और ये शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है, उसका सम्मान करती है और सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देती है। उदाहरण के लिए एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र के लिए ब्रेल सामग्री का उपयोग कर सकता है, या गतिशीलता संबंधी कठिनाइयों वाले छात्र के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था कर सकता है। तो मतलब सभी के लिए एक समान काम। जैसे दृष्टिबाधिता देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति होता है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए रैंप हो गई, लिफ्ट हो गई, उसकी व्यवस्था। मतलब सभी के लिए एक जैसा काम। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के द्वारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3 वाला, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए जो अन्य बच्चे जो होते हैं उनके जैसे ही, उनके साथ ही। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा मतलब शिक्षित करने से उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी। मतलब उनके अंदर ये जलन नहीं आएगी कि इनको अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हमको अलग। और यह उन्हें समाज में एकीकृत होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार भी करता है, और सामान्य बच्चों को भी विविधता के प्रति संवेदनशील बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा एक सामान्य कक्षा में भाग ले सकता है, और उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष शिक्षक या सहायक उपलब्ध कराया जा सकता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए जो अन्य बच्चे होते हैं उनके साथ में ही। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विकलांग बच्चों के लिए। विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालय में, विशेष विद्यालय में, खुले विद्यालय में, या जो अंधजन मंडल विद्यालय है इनमें। तो विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। किसमें? तो यहाँ पर लिया गया है जो नियमित विद्यालय जो होते हैं। तो एकीकृत शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है ये होता है विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा देना, ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ सीख सके और विकसित हो सके। और ये जो योजना है विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए जैसे एक विकलांग बच्चा है एक नियमित स्कूल में दाखिला ले सकता है, और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष उपकरण या सहायता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बौद्धिक कारण अक्सर फोनोलॉजिकल विकार से संबंधित नहीं है? तो ये जो फोनोलॉजिकल विकार जो है इससे संबंधित नहीं है, बधिरता, खंड तालु, लघु ललाट खंड या सेरेब्रल पॉल्सी। तो ये जो फोनोलॉजिकल विकार इससे संबंधित नहीं है, कौन से वाला? जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, अर्थात लघु ललाट खंड, ये वाला। अब ये फोनोलॉजिकल ये क्या है? तो यह ध्वनि उत्पादन में कठिनाई से संबंधित। तो ये जो है फोनोलॉजिकल, तो ये ध्वनि विकार कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो ध्वनि
उत्पादन में कठिनाई से ये संबंधित है। बधिरता, खंड तालु और सेरेब्रल पाल्सी सभी भाषण और भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे क्या है, भाषा जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह शारीरिक रूप से बोलने के अंगों को प्रभावित करते हैं। लघु ललाट खंड जो है ये मस्तिष्क के सामने का हिस्सा है और सीधे तौर पर ध्वनि उत्पादन से संबंधित नहीं है, और यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने और योजना बनाने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। तो उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा है, खंड तालु के साथ पैदा होता है, तो उसे कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने में कठिनाई आती है। तो ये वैसे नहीं आप इसको याद रख सकते हैं, फ़ोन से आप याद रख सकते हैं। फ़ोन में आप क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मतलब बात भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फ़ोन का मतलब ध्वनि से आप फ़ोन में गाने सुनते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ऑटिज्म से। ऑटिज्म के निम्नलिखित व्यवहारिक लक्षण हैं। ऑटिज्म के व्यवहारिक लक्षण कौन से हैं? 6 साल की उम्र के बाद शुरुआत के, पुनरावृत्ति व्यवहार के, विलंबित भाषा के विकास के, सामाजिक संपर्क में भारी कमी के। तो ऑटिज्म का जो व्यवहारिक लक्षण है इनमें कौन सा है? तो इसका जो है यहाँ पर व्यवहारिक जो लक्षण है यहाँ पर जो है ये 2, 3, 4 इनको माना गया है। तो जिसमें पुनरावृत्ति भी आ जाती है और ये जो है विलंबित भाषा के विकास ये भी आ जाता है, सामाजिक संपर्क में भारी कमी ये भी जो है इसमें माने गए हैं। ऑटिज्म जो है ये विकासात्मक विकार है जो संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। पुनरावृत्ति, व्यवहार, विलंबित भाषा विकास और सामाजिक संपर्क में कठिनाई ऑटिज्म के सामान्य लक्षण हैं। जैसे एक ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा एक ही गतिविधि को बार बार कर सकता है या उसे दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है। तो इसका लक्षण नहीं में अगर हम लगाए नहीं है तो ये वाला, तो मतलब ये सारे के सारे जो है इससे संबंधित है ऑटिज्म से। तो यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण क्या कुछ हैं। तो ये जो ASD जो है इसके लक्षणों में सामाजिक संचार में कठिनाई और दोहरावदार व्यवहार या सीमित रुचि आ जाती है। और तो इसमें दोहरावदार व्यवहार या जो सीमित रुचियाँ जो है शामिल है। ASD वाले बच्चे में केवल कुछ विशेषताएं होती है जो अन्य बच्चे में क्या लक्षण हो सकते हैं। ASD वाले बच्चों में व्यवहार संबंधी चुनौतियों नाम बात है। इन चुनौतियों में नखरे, चिंताएं, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी शामिल हो सकती है। ये तो यहाँ पर ऑटिज्म जो है ASD इसके क्या लक्षण हैं। आँख से आँख न मिलाना, उनके नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, साथियों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने या दोस्त बनाने में कठिनाई होती है, दिखावे सामाजिक खेल न खेलना, बार बार या असामान्य हरकतें जैसे हाथ फड़फड़ाना, सिर को हिलाना, इशारों का कम प्रयोग, इशारे करना या हाथ हिलाना, दोहरावदार या असामान्य भाषा, दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई, कुछ वस्तुएं या विषयों के प्रति असामान्य रुचि या फिर लगाव, दिनचर्या में बदलाव से परेशानी, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया, इसमें तेज आवाज से परेशानी, छुआ जाना पसंद न करना, खाद्य पदार्थों की कुछ बनावटी से नापसंदगी शामिल हो सकती है या नींद की समस्या। और छोटे बच्चों में भी इसके कुछ लक्षण बतलाए गए हैं यहाँ पर ऑटिज्म के लिए, जिन्हें जांचा जाना चाहिए। आँख से संपर्क का अभाव, नाम पुकारने पर कोई प्रतिक्रिया न होना, 6 से 12 महीने के बीच बड़बड़ाने की कमी होना, 12 महीने तक संचार के लिए संकेत की कमी, 18 महीने तक कोई शब्द न बोलना, किसी भी उम्र में भाषा की हानि। तो ये सारे के सारे जो ऑटिज्म के विकार हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी छिपी हुई विकलांगता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर छिपी हुई विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? ऑटिज्म है, ADHD है, द्विध्रुवी या ये सभी है। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा माना गया है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये सभी माने गए यहाँ पर। तो छिपी हुई विकलांगता का मतलब उनसे लिया गया जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऑटिज्म है, ADHD है, ये ध्यान अभाव या सक्रियता विकार कह देते हैं इसको, और ये द्विध्रुवी विकार
सभी छिपी विकलांगताओं के उदाहरण हैं, क्योंकि वे व्यवहार, सीखने और भावनात्मक विनियमन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो ADHD से पीड़ित है, उसे ध्यान केंद्रित करने या शांत रहने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसकी विकलांगता हमेशा दूसरों के लिए स्पष्ट नहीं हो सकती। तो मतलब जो है यहाँ पर सारे ही ये लिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मनोचिकित्सा में मानसिक मंदता की समझ की वर्तमान अवधारणा नहीं है। तो मनोचिकित्सा में मानसिक मंदता की समझ की वर्तमान अवधारणा नहीं है। कौन सी वाली? बुद्धिमत्ता और इसकी क्षति के इटोलॉजिकल समझ, आकलन विधि और प्रबंधन के लिए संबंध सहवैधता, विकास संबंधी विकार को चिकित्सीय रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, क्षति और स्थिरता के मानदंडों को विकार कहे जाने की जरूरत है। तो नहीं है इसमें। अब नहीं है वो कौन से वाला है? और यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में जो बतलाए गए हैं, विकास संबंधी विकार को चिकित्सीय रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, ये वाला। तो मानसिक मंदता, जिसे बौद्धिक अक्षमता भी कह देते हैं, एक ऐसा विकार संबंधी विकार है जो मनोचिकित्सा में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान अवधारणा बुद्धिमत्ता और उसकी क्षति के कारणों को समझने, आकलन और प्रबंधन के तरीके और क्षति और स्थिरता के मानदंडों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो एक ये अनुवांशिक संबंधी बीमारी है जो बौद्धिक अक्षमता का कारण बनती है, और मनोचिकित्सा की स्थिति के कारण, लक्षण और उपचारों को समझते हैं। तो ऑप्शन 3 को यहाँ पर इसमें माना गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को संभालने के लिए कौन सा सबसे अधिक व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चों को संभालने के लिए कौन सा सबसे अधिक व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है? एक्सीलरेशन, अनुकूल या संवर्धन, योग्यता समूहीकरण, विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कारों की योजनाएं। कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 जो है इसको माना गया है, विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कारों की योजनाएं। तो प्रतिभाशाली बच्चों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है, और इसमें एक्सेलरेशन, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाना, अनुकूलन या संवर्धन, उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, और योग्यता समूहीकरण, उन्हें समान क्षमता वाले बच्चों के साथ रखना, ये इसमें शामिल है। केवल छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करना उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तो उदाहरण के लिए एक प्रतिभाशाली बच्चा है, गणित में बहुत आगे हो सकता है, इसलिए उसे सामान्य कक्षा के बजाय उन्नत गणित कक्षा में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा है? असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा यहाँ पर बौद्धिक रूप से बहुत बेहतर है, भावनात्मक रूप से अविकसित है, सामाजिक रूप से दूसरों से बहुत अलग है, वह जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चों से ऐसे अलग है कि उन्हें स्कूली व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है। तो कौन सी असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा है? कौन से वाली है? ऑप्शन 4 वाली। तो यही जो इसको माना गया है, क्योंकि वह जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चे से अलग है, उन्हें स्कूली व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है। जैसे एक साधारण बच्चा वह है जो सामान्य बच्चों से इतना अलग है कि उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा या सहायता की आवश्यकता होती है, और यह अंतर मानसिक, शारीरिक या सामाजिक हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चा ऑटिज्म जाए उससे पीड़ित है, तो उसे सामाजिक संपर्क में कठिनाई हो सकती है, इसलिए उसे सामाजिक कौशल सिखाने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है विकलांगता, जो एक बालक की हस्तलेख, योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है। तो वे कहलाएंगे डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोनिया, डिसमॉर्फिया। तो विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख, योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती हैं, तो वे हैं कौन से वाली है यहाँ पर? तो ये ऑप्शन 2 वाली है। तो ये क्या है? विकार है ये डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? सीखने संबंधी अक्षमता है। कौन सी? सीखने संबंधी अक्षमता विकार है जो लेखन को प्रभावित करता है। और डिस्कैलकुलिया ये है गणित से संबंधित, मैथ जो होता है गणित, तो ये गणित से संबंधित है। और डिस्टोनिया जो है कि ये मांसपेशी टोन विकार है।
कौन सा? मांसपेशी विकार कह सकते हैं आप, मांसपेशी विकार। और डिस्मॉर्फिया ये वाला, तो यह शरीर की छवि से संबंधित विकार, शरीर की छवि से संबंधित विकार, शरीर की छवि से संबंधित विकार। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित एक बच्चे को पेंसिल पकड़ने, अक्षर बनाने या सुसंगत रूप से लिखने में कठिनाई हो सकती है। तो इस कारण से जायज़ को यहाँ पर माना गया था। पेंसिल पकड़ नहीं सकता हो, अक्षर बनाने में भी कठिनाई होती है और ठीक रूप से लिखने में भी कठिनाई होती है। तो मतलब यह सीखने संबंधी है ये डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा ANT और TAN, STARED और STARTED में अंतर नहीं कर पाता, तो कौन सा विकार है उसे? तो अंतर नहीं अगर वो कर पाता। डिस्मॉर्फिया हमने ऊपर पढ़ा, शरीर की छवि से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया गणित वाला हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया सीखने संबंधी। तो कौन सा विकार है ये? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 वाला है। कौन सा है ये? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो ये भी एक सीखने की ही अक्षमता है जो पढ़ने और वर्तनी को प्रभावित करती है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? पढ़ने संबंधी विकार। तो इसी पढ़ने और वर्तनी को प्रभावित करती है। और डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को अक्षर और शब्दों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। और डिसमॉर्फिया भी हमने पढ़ा, यह शरीर के छवि संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया ये गणित संबंधी विकार है। और डिस्ग्राफिया ये लेखन संबंधी विकार है, ये लिखने संबंधी विकार है। नेक्स्ट आ जाता है समन्वय शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर जो है निर्भर करती है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। क्योंकि जो समन्वित शिक्षा है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था समावेशी शिक्षा वाला, तो वही उसी का देते हैं समन्वित शिक्षा। तो इसकी सफलता के लिए शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है और शिक्षकों को सभी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिखाने के लिए तैयार और सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे एक शिक्षक है जो समावेशी शिक्षा के मूल्यों में विश्वास करता है, तो वह सभी बच्चों को कक्षा में भाग लेने और सफल होने में मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेगा। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करेगी शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करेगा, तो यह उदाहरण है विस्थापन का, उदात्तीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो किसका उदाहरण है ये? तो जैसे आपने देखा भी होगा, जो आपके माता पिता अगर आप परिवार में बड़े हैं, आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो और आपसे भी छोटे भाई बहन हैं, तो आप अपना गुस्सा उन पर उतारते हैं। मतलब बड़ा वाला जो गुस्सा है वो छोटे वाले पर ही निकालेगा। तो ऐसे ही है यहाँ पर भी, शिक्षक अगर कक्षा में बच्चे को डांटेगा तो घर आकर अपनी छोटी भाई बहन पर वो गुस्सा निकालेगा। तो ये उदाहरण है। अब ये जो उदाहरण है यहाँ पर किसका है? विस्थापन का है। क्योंकि विस्थापन जो होता है कि ऐसा रक्षक तंत्र होता है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित करता है। और इस मामले में छात्र शिक्षा पर गुस्सा है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकाल रहा है। तो जैसे कि एक कर्मचारी जो अपने बॉस से डांट खाता है, तो घर आकर अपने परिवार पर गुस्सा निकाल सकता है। मतलब अपनी जो पत्नी है उस पर भी निकाल सकता है, बच्चों पर भी निकाल सकता है। मतलब आप निकालेगा अपने से छोटे पर ही, तो विस्थापन उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करने से उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी और उन्हें समाज में एकीकृत होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार भी करेगा। उदाहरण के लिए जैसे एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है
एक सामान्य कक्षा में भाग ले सकता है और उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष शिक्षक या सहायक उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर एक जो है इसको दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को किसमें विश्वास करना चाहिए। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। और किसमें विश्वास व्यक्त किया जा सकता है यहाँ पर छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जो ऑप्शन 3 में है। क्योंकि वंचित शिक्षार्थियों के साथ काम करते समय शिक्षकों को यह विश्वास होना चाहिए कि वे छात्रों की सफलता में मदद कर सकते हैं और उन्हें छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे एक शिक्षक है जो वंचित छात्रों के साथ काम करता है, वह उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझ सकता है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था समावेशी वाला, तो कक्षा वह होती है जहां समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाते हैं। तो समावेशी कक्षा क्या है। समावेशी कक्षा से अर्थ लिया गया ऑप्शन 2 से। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक निर्योग्य बच्चा प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष शिक्षण विधि अपनाने का प्रस्ताव करना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो कौन सा काम करना चाहिए यहाँ पर। तो जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो इसमें जाफर को माना गया है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना। क्योंकि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार स्कूल आएगा तो शिक्षक को बच्चे और उसके माता पिता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा मिल रही है। जैसे कि एक शिक्षक है वो बच्चे के माता पिता के साथ मिलकर एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी विकसित कर सकता है जो बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करती हो। और ये आईपी क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। तो सफल समावेशन को आवश्यकता होती है सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन से वाला है, पृथक्करण मतलब अलग करना। क्योंकि सफल समावेशन जो इसका मतलब है कि जब बच्चों को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों। तो पृथक्करण समावेशन के विपरीत है क्योंकि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्कूल है जो सफल समावेशन का अभ्यास करता है वह सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाएगा चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो। जैसे आप पढ़ा रहे हैं मतलब शिक्षा यूनिट या कोई भी क्लास है तो सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ा रहे हैं, चाहे उसमें किसी के पास ज़्यादा आता है कम आता है। अब ये तो है नहीं जिसके पास जो तेज है उसके अलग बिठाकर जो उसको शिक्षा दी जाएगी, जो कुछ कमज़ोर है पढ़ने में उसको अलग दी जाएगी। तो सभी को एक साथ पढ़कर ही बैठा कर ही पढ़ाया जाता है एक क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए।
उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से वार करने के लिए किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? और कौन सा? ऑप्शन 3 वाला। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आ जाता है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, अपवर्जक या एकीकृत शिक्षा से वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब है समावेशी शिक्षा से, क्योंकि चाहे उनके जो बच्चे चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसे भी हो, एक साथ जहाँ शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है। तो स्कूल में सभी एक ही क्लास में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, गरीब है अमीर है, सबकी क्लास एक ही होती है। नेक्स्ट है CWSN। इसका पूर्ण अक्षर यहाँ पर क्या लिया गया है? CWSN से। तो इसका अर्थ जो ऑप्शन 1 से यहाँ पर लिया गया है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन बच्चों के वर्णन के लिए किया जाता है जिन्हें सीखने, विकास या व्यवहार में कठिनाई आती है। एक बच्चा जो ये डिसलेक्सिया से पीड़ित है तो उसे CWSN कहा जाएगा। डिसलेक्सिया से पीड़ित है, सीखने संबंधी विकार कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, समन्वित समेकित शिक्षा योजना का उद्देश्य है। सामान्य विद्यालय में बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो ये निःशक्त, सामान्य, बधिर या ब्लाइंड। तो समन्वित समेकित शिक्षा योजना का उद्देश्य है सामान्य विद्यालय में बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन 1 को लिया गया है, अर्थात जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनको शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? समाज में विभिन्नता और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार है, मूल आधार कौन से वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को लिया गया है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आ जाता है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे, उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हत उत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें क्या करे? जो ऑप्शन 1 में बताया गया है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे और जो उनका उपयोग करता है। तो ये जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले जो बच्चे हैं उनको ऐसे कक्षा के माहौल की जरूरत होती है जो उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि को महत्व दे और यह उन्हें कक्षा में सहज महसूस करने और सीखने के लिए प्रेरित करने में मदद भी करता है। उदाहरण के लिए जैसे एक शिक्षक है जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को पढ़ाता है तो वह उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में जान सकता है और उन्हें कक्षा में उपयोग कर सकता है और वह बच्चों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित कहानियां और उदाहरण भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। तो कौन सा एक तरीका यहाँ पर नहीं है असंवेदनशील बच्चों को सिखाने में? और ये ऑप्शन 3 वाला है,
बेचैन होने का अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो असंवेदनशील जो बच्चे हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए उन्हें शांत और सहायक वातावरण ये प्रदान करना चाहिए, और उन्हें फटकार लगाने से भी अधिक बेचैन हो सकते हैं और सीखने में कठिनाई भी हो सकती है। जैसे एक शिक्षक है जो असंवेदनशील बच्चों को पढ़ाता है तो उन्हें शांत रहने के लिए एक शांत जगह प्रदान कर सकता है, छोटे समूह में काम करना या व्यक्तिगत रूप से काम करने का अवसर दे सकता है, और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दे सकता है और उनकी प्रगति के लिए सराहना कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 को छोड़कर सभी को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आपके जो हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का जो काल है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो इसमें काल कौन सा है? शायद चोर पकड़ा जाए। तो यहाँ पर अपूर्ण, सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध, कौन से काल की बात हुई है? शायद चोर पकड़ा जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो शायद मतलब संदिग्धता इसमें दिखाई गई है, तो संदिग्ध जाए इसकी श्रेणी में आएगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, शायद दादाजी टहलने गए होंगे। और यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह हो उन्हें हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अर्थात क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा, जहाँ पर डाउट कह सकते हैं आप। पास्ट में वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे। जैसे आप रात को सोए और सोकर सुबह उठे, आपने देखा कि घर का फर्श जाओ गीला पड़ा हुआ है, तो आपने देखा कि रात वर्षा हुई होगी। तो इसकी पहचान क्या है? संदिग्ध भूतकाल में वाक्य के अंत में गागेगी, ये आपको देखने को मिलेगा। संदिग्ध भूतकाल की संरचना के लिए सामान्य के बाद होगा, होंगे, होंगे, यह भी लगा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वह इलाहाबाद चली गई होगी, विवेक लखनऊ पहुँच गया होगा, राधा ने खाना खा लिया होगा, सिमण हिसार गई होगी, वे क्रिकेट खेले होंगे। तो ये कुछ शब्द है जिनसे आप इसका पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जाइए, सभी इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताइए। अब शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन से की है? तो ये जो ऑप्शन 3 में आया है कनिष्ठ, ये वाला। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द आपने बताना है। मच्छर, रावी, मोतिया, रविवार, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? ये वाला। तो ये जो रावी जो है ये वाला। रावी क्या है? रावी नदी, नदी तो है ना रावी नदी, और स्त्रीलिंग है। जबकि मच्छर, मोतिया, रविवार, मच्छर, मोतिया, रविवार, ये सभी सभी पुल्लिंग है। रावी नदी ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए शब्दों की संधि बताइए। अधि प्लस में आए होने पर क्या बनता है? ये जो ई है, ई को या हो जाएगा, ये आधा हो जाता है। ई कौन सी सूत्र लगता है इसमें? अगर कोई संस्कृत से है, यण संधि कह सकते हैं आप, यण संधि में होते हैं सभी के सभी काम। तो इसमें फिर कौन सा वाला बनेगा? तो अध्याय जो इसका बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। ई दीर्घ ई के आगे कोई भी जातीय असमान स्वर होने पर ई या दीर्घ ई को या हो जाता है। ई को या, उ को वा, री को रा, और ई को या, उ को वा, री को रा, और जो री है इसको ला हो जाता है यण संधि में। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य बताइए। सरल वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र ये होते हैं। अब सरल वाक्य कौन सा है इसमें? अभिमन्यु ने देखा तो उसके धनुष से बाणों की वर्षा हो रही थी। अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था, अभिमन्यु बाणों के द्वारा वर्षा कर रहा था, अभिमन्यु ने जो धनुष लिया था उससे बाणों की वर्षा हो रही थी। अब सरल वाक्य कौन से वाला है यहाँ पर? ये वाला। अभिमन्यु बाणों की वर्षा
कर रहा था। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो तो उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरल वाक्य के बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं लिख रहा हूँ, मेरी पुस्तक लाल है, मेरा भाई चालाक है, आपकी बहन सुस्त और कमजोर नहीं है, ये एक बड़ा घर है, उसका इरादा स्पष्ट है, मैं जाना चाहता हूँ, यह मेरी दोस्त है, रांची की जलवायु अच्छी है, मैं खा चुका हूँ, किसान गरीब है, मैंने उनकी मदद की, भारत की संस्कृति पुरानी है, राम का दोस्त ईमानदार है, मैं शारीरिक रूप से कमजोर था, मैंने स्नातक किया, मैं खेलना चाहता हूँ, उन्हें एक मकान चाहिए, यह दयालु है, तुम्हारा भाई ईमानदार है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दिए गए शब्द का चयन कीजिए। हड्डी जो यहाँ पर दिया गया है, एक वचन, सदा एक वचन है, एक वचन बहुवचन दोनों है, ये बहुवचन है। क्या है ये हड्डी शब्द? अब हड्डी जो यहाँ पर दिया गया है इसमें, तो ये एक वचन है, जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। और इसका बहुवचन कौन सा होता है? हड्डियाँ, हड्डियाँ यही होता है, हड्डियाँ बहुवचन। नेक्स्ट आ जाता है, रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करते हैं। बेटी की विदाई पर माँ की आंख भर आई, आंख का तारा खुलना या आंखों में बस गई। तो बेटी की विदाई पर माँ की आंख क्या हुई थी? भर आई थी, जो ऑप्शन 1 में आया है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द में समास बताइए। तो गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, गुड़ दौड़, तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास क्या होता है और क्या इसके उदाहरण वो भी देख लेते हैं। तो समास में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनका उत्तर पद प्रधान हो, तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। इन समास के मध्य में आने वाले शब्द अर्थात विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर ये विभक्तियाँ हैं, से, को, के द्वारा, का, में, पर। जैसे मांसाहारी है, मांस खाने वाला, कालजयी काल को जीतने वाला, आत्मघाती खुद को मारने वाला, राजद्रोही राजा को धोखा देने वाला, हलवाई खाना बनाने वाला, शाकाहारी शाक को खाने वाला, मतलब जो वेजिटेबल कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समास जो इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकार। तो ये 6 होते हैं इसके भेद। सबसे पहले जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, इस समास के अंतर्गत कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे ग्रामगत है, गांव को गए हुआ, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास का है। विद्युत मापी, विद्युत को मापने वाला। परलोक, परलोक को गमन। कठफोड़ा, काठ को फोड़ने वाला। स्वर्गत, स्वर्ग को गए हुआ। संकटापन, संकट को आपन मतलब प्राप्त हुआ। गुहागत, गृह को आगत। कष्टापन, कष्ट को आपन प्राप्त। तो यह है द्वितीय तत्पुरुष समास। शरणागत, शरण को आगत। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, मतलब मरने का जो बिल्कुल किनारे पर लगा हो। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला। अब आ जाता है जो कर्ण तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास। तो ऐसे समास जिसके अंतर्गत कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहा जाएगा। बलहीन, बल से हीन, ये से आपको देखने को मिलेगा। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। कर्म रहित, कर्म से रहित। देश निर्वासित, देश से निर्वासित। भयभीत, भय से भीत। स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत मतलब पद से हटाया हुआ। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। भार रही, भार से रहित। भारहीन क्या देते हैं? जैसे भार से रहित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, जो रास्ता भटक जाता है उसको क्या देते हैं? धर्म विमुख, धर्म से विमुख। भाग्यहीन, भाग्य से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। दूरागत, दूर से आगत। रणमुख, रण से विमुख। इसके बाद आ जाता है जो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर क्या है? संप्रदान विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। विधानसभा, विधान के लिए सभा। डाक महसूल, डाक के लिए महसूल। विधान भवन, विधान के लिए भवन। सभा भवन, सभा के लिए भवन। क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा के लिए स्थल। कर्णफूल, कर्ण के लिए फूल।
आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। काक बलि, काक मतलब कौवा, कौवा के लिए बलि। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। अब आ जाता है जो आपादान, जो आपका तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष समास भी इसको कह देते हैं। तो इसमें आपादान करके विभक्ति का लोप हो जाएगा। भयभीत, भय से भीत। देश निर्वासित, देश से निकाला हुआ। जहाँ पर जुदाई जो होती है, बिछोड़ना, तो वहाँ पर लगती है पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष समास या आपादान कारक या अपदान तत्पुरुष समास। जातिच्युत, जाति से च्युत। स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट। धर्मयुक्त, धर्म से मुक्त। भाग्यहीन, भाग्य से हीन। भार रहित, भार से रहित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। दूर आगत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। जन्मांध, जन्म से अंधा। मतलब ये अलग होने अर्थ में भी आ जाता है। अब आ जाता है जो आपका समन तत्पुरुष समास है। इसमें षष्ठी विभक्ति जो होती है और इसका विभक्ति का लोप हो जाता है। राजकन्या, राजा की कन्या। भारत रत्न, भारत के रत्न। राजमाता, राजा की माता। सचिवालय, सचिव की आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुरुष भी आपने पढ़ा होगा, राजा का पुरुष। देश सुधार, देश का सुधार। भ्रमण पुत्र, भ्रमण का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। गोबर गणेश, गोबर का गणेश। देश सेवा, देश की सेवा। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। देशवासी, देश की वासी। अब आ जाता है जो आदिकांत तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास भी कह देते हैं। तो इसमें सप्तमी व्यक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। कला निपुण, कला में निपुण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नीति निपुण, नीति में निपुण। सिर दर्द, सिर में दर्द। आनंद मगन, आनंद में मगन। पेट दर्द, पेट में दर्द। विचार मगन, विचार में मगन। पुरुष सिंह है, पुरुषों में सिंह है। तो ये आपके जो है समास थे। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास है, 6 भेद इसके होते हैं। आलोकन है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप जो आपने बताना है। कंटक बनना, बाधक होना, घबराना, मूर्ख होना या त्याग होना। तो क्या मतलब है यहाँ पर इसका? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर बाधक होने से लिया गया है। तो अच्छे काम करने वाले लोगों के मार्ग में कंटक बनने के लिए लोग तैयार रहते हैं, बाधा बनने के लिए। नेक्स्ट इनमें से तत्सम, तद्भव बताइए। तत्सम ये संस्कृत वाले हैं और ये हिंदी के होते हैं। संस्कृत से जो परिवर्तित रूप है हिंदी में वो होता है तद्भव। तो कौन सा वाला है यहाँ पर? ऑप्शन 1 वाला, ध्वनि ध्वनि, ये वाला। तो ये हो जाएगा तत्सम तद्भव। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह बताइए। तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो कौन सा आएगा यहाँ पर? क्वेश्चन किया गया है कहाँ जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा, क्योंकि क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है अरे और अरे, इनका मतलब क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर अरे जो है एक सत्र भी होता है और अरे जो एक संबोधन भी होता है। तो यही इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। मेरे के सामने पीपल का है, तो मेरे आवास के सामने पीपल का पुष्प है। धाम के, भू, गृह है, क्या आएगा इसमें? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कौन से वाला आ जाएगा इसमें? ये वाला, मेरे गृह के सामने पीपल का विटप है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यायवाची बताने हैं। क्योंकि गृह जो होता है, गृह मतलब घर, इसका क्या बनेगा? सदन, गृह, भवन, धाम, निकेतन, निवासालय, ये क्या देते हैं। और जो ये विटप है, ये पेड़, वृक्ष, द्रुम, तरु, इनको क्या देते हैं? नेक्स्ट है, यहाँ पर दिए गए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर इसमें? ये वाला। तो प्रातः जो है इसके पीछे विसर्ग वाला, हमारा विद्यालय प्रातः है 8 बजे खुलता है, क्योंकि पूर्ण विराम जो है यहाँ पर पहले इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए जिसका वर्णन न हो सके। तो उसे हम अपेक्षित, अनुरक्त, वर्णनीय, अवर्णनीय क्या कहेंगे? जिसका वर्णन न हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जैसे,
तो क्या कहा जाएगा उसे? अवर्णनीय। अपेक्षित, जिसकी चाह या आशा हो। अनुरक्त, प्रेम की चाह न रखने वाला। तो यहाँ पर जो इसमें फोर जो इसका हो जाएगा, जिसका वर्णन न हो सके, उसे कहा जाएगा अवर्णनीय। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो क्वेश्चन है कि सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? साधारण उद्देश्य, विधेयक विस्तार है, उद्देश्य वर्धक है, या कोई भी नहीं है? तो क्या है? अब यहाँ पर जो है इसको लिया गया है विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो सीढ़ी के सहारे जहाज पर जा पहुंचा, ये विधेय विस्तारक जो है इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 जो है ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रचना के अनुसार वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, या साधारण वाक्य है? कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द से जुड़े हों, तो वहाँ संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण बांसुरी बजाते थे और जो राधा है ये नाचती थी। तो किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त है, मिश्र है, ये सभी है, या सरल है? तो किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य जो है उसका उदाहरण है। किसका है? संयुक्त वाक्य का। तो जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य का प्रधान हो, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। मतलब किसी योजक अव्यय जो उसके साथ ये जुड़े हुए होंगे, जैसे और है इससे जुड़े हुए है। वह कैसा नयन अभिराम दृश्य है? किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाला है, विधान है, इच्छा है, या विस्मयादि बोधक वाला है? तो इसमें किस प्रकार का है? और ये चिन्ह से भी आप पहचान गए होंगे। तो कौन सा है? विषमादि बोधक वाला। तो जहाँ पर आश्चर्य, दुख, सुख इस प्रकार से दिखाए गए हो, तो वहाँ पर इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, संख्या। तो कौन से वाला है वाक्य है? तो इसको जो यहाँ पर लिया गया है क्रिया विशेषण वाला। नेक्स्ट है विधेय के अंतर्गत आता है। अब जो विधेय इसके अंतर्गत कर्म व क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म कौन सा आएगा विधेय के अंतर्गत? तो विधेय जो होता है इसके अंतर्गत कर्म और क्रिया ये आ जाएंगे। तो उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाएगा और जिसमें क्रिया भी होगी, तो उसे हम विधेय कहेंगे। नेक्स्ट है आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। तो इसमें उद्देश्य है आगरा दर्शनीय, आगरा ताजमहल, या ताजमहल। उद्देश्य और विधेय ये दो होते हैं। अब उद्देश्य पूछा गया है, उद्देश्य कौन सा है? तो उद्देश्य जो है इसमें ऑप्शन सी वाला है, आगरा ताजमहल। उद्देश्य जो होता है वो शुरू में ही होता है वाक्य के। नेक्स्ट है नीता घर पर नहीं है। ये इच्छा सूचक, आज्ञा निषेध, या विधान वाला है। नीता घर पर नहीं है, तो कौन से वाला है? अब हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर इच्छा, आज्ञा या विधान वाला, विधान सोच रहे हो लेकिन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? निषेध वाला। नेक्स्ट है भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त, साधारण, मिश्र, या प्रश्न वाक्य है? भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, तो इसको कौन सा माना गया है? संयुक्त वाक्य। तो इसका हमने कल भी आपको बताए थे, कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें आप देखकर पहचान सकते हैं। और, एवं, किंतु, अथवा, इसलिए, तथा, ये संयोजक अव्यय इनसे जुड़े हुए होंगे। तो मतलब ये आपको देखने को मिलेंगे वाक्य में।
मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो वाक्य में जो करता है, प्रशांत मेरा भाई धार्मिक पुस्तकें या पढ़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो कौन से वाला वाक्य है यहाँ पर? तो इसमें जो ऑप्शन ए में आया है अर्थात जो प्रशांत है यही इसमें करता है, मतलब कार्य को करने वाला। तो पढ़ तो यही रहे है प्रशांत। नेक्स्ट है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। तो कौन से वाला वाक्य है? आज्ञा, प्रश्न, निषेध या इच्छा। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, मतलब निषेध की बात है। अगला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा घर में रोता है। तो कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या कोई सा भी नहीं। छोटा बच्चा घर में रोता है, तो किस प्रकार का वाक्य है ये? एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, न आ पाए न मैं आ सका। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या संयुक्त मिश्र दोनों है। न आ पाए न मैं आ सका, तो इसको जो माना गया है संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। ये एक वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र। मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, तो कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो किस प्रकार का वाक्य है वह होता है? सरल, संयुक्त, मिश्र कौन सा होगा? तो क्या कहा जाएगा उसको? सरल वाक्य, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4, 5, 8 कितने होता है वाक्य का वर्गीकरण? तो ये जो होगा 2 प्रकार से, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर 8 है और रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र है। नेक्स्ट है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो यहाँ पर एक सरल वाक्य इसका कौन सा बनेगा जब हम इसको बनाएंगे? तो कौन से वाला बन सकता है? ये वाला, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, उसने यह फूल तोड़ा था। अब ये निषेध है, संदेह है, विधि है, ये विस्मयवाचक है। उसने यह फूल तोड़ा था, तो इसको लिया गया है विधिवाचक। तो वह वाक्य है जिससे किसी की जानकारी प्राप्त होती है तथा जिनसे काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होगा, तो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहेंगे। और ये जो विधि वाक्य जिसको विधानवाचक भी कह देते हैं, तो जैसे इनका जब परिवर्तन करना हो, जैसे विधानवाचक में, निषेधवाचक में, तो कैसे वाक्य आपको देखने को मिलेगा? जैसे ये विधानवाचक वाक्य है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। जब हम इसे निषेध में बदलेंगे क्या होगा? मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है। जब हम इसका प्रश्न करेंगे क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, और आज्ञा में अगर इसे बनाना हो, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। अगर विस्मयवाचक में करना हो, अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी, तो यहाँ पर क्या ये जो संबोधन वाला जो चिन्ह है वो आ जाएगा। इच्छावाचक वाक्य, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। संदेह, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी या शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती हो। और संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं में पढ़े। विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य में अगर परिवर्तन करना हो, जैसे विधानवाचक वाक्य है, शीला रोज पढ़ने जाती है। जब हम इसे आज्ञा में बदलेंगे तो शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो। विधानवाचक वाक्य जैसे रमेश को खेलने से रोका जाता है, और जब हम इसे आज्ञा में बनाएं क्या बनेगा? रमेश को खेलने से रोको। और विधानवाचक से प्रश्नवाचक जब करना हो, वह जी खोलकर दान देता है, और जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो क्या बनेगा? क्या वह जी खोलकर दान देता है? निषेध में करना हो, वह जी खोलकर दान नहीं देता है। और ऐसे ही पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, क्वेश्चन करेंगे क्या पुलिस को देखते चोर भाग गए? और निषेध करना तो पुलिस को देखते चोर नहीं भागे। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्य, राम स्कूल जाएगा। क्वेश्चन करना क्या राम स्कूल जाएगा? निषेध करना तो राम स्कूल नहीं जाएगा। इसी प्रकार से
जो वाचक है इससे विस्मय वाचक में जैसे तुम आ गए हो, और विस्मय दिखाना, अरे तुम आ गए हो, यहाँ पर अरे के पीछे ये जो है ये विस्मय वाला चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। विधानवाचक, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है, और विस्मय वह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे होगा। तो जैसे यहाँ पर है ये विस्मय वाला, तो ऐसे आएगा यहाँ पर भी। इच्छावाचक से प्रश्नवाचक के निषेध में बदलना हो, संसार में सब सुखी हो जाएं। क्वेश्चन करना हो क्या संसार में सभी सुखी हो जाएं, निषेध करना हो तो संसार में सभी सुखी ना हो। इसी प्रकार से विस्मय में वह तुमने तो कमाल कर दिया, और क्वेश्चन करना हो तो तुमने कौन सा कमाल कर दिया, निषेध करना तो तुमने कोई कमाल नहीं किया। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक से विस्मय और निषेध में प्रश्न है कि क्या वह इतना मूर्ख है, और विस्मय बदलेंगे बाप रे वाह वह तो बहुत मूर्ख है, ये भी संबोधन वाला चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। निषेधवाचक वह इतना मूर्ख नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक से विधानवाचक में प्रश्नवाचक है गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, और जवाब में से विधान में बदलेंगे गांधी जी का नाम सबने सुना है। ऐसे ही यहाँ पर निषेध से प्रश्न में सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, और जब क्वेश्चन करेंगे क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है, या फिर क्या सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से निषेध से विधान में उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, विधान में क्या करेंगे उसने सब उपाय छोड़ दिए। तो ऐसे जाइए परिवर्तन करने भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो कई तरीके हैं एग्जाम में जाए क्वेश्चन पूछने के। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार हो। तो सरल संयुक्त मिश्र कौन से प्रकार का वाक्य है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार हो। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी, अर्थात संयुक्त वाक्य जो है यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, उसने अनेक अपराध किए किंतु वह कानून से बचता रहा। अब कौन सा वाक्य है यहाँ पर, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है सरल वाक्य है इनमें। अब सरल वाक्य इनमें कौन से वाला है, सरल वाक्य इनमें अगर हम देखें तो यही है, अगले वर्ष हमारी कंपनी आयात के क्षेत्र में अपनी अग्रणी कंपनी से आगे होगी। नेक्स्ट आ जाता है, तो मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल संयुक्त मिश्र विस्मय, यह सरल कौन सा वाक्य है, तो कौन सा है सरल वाक्य, मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। नेक्स्ट इनमें से संयुक्त वाक्य बताइए, न एक ठीक है न दूसरा, दोनों में से एक कोई काम पूरा नहीं हुआ, दरवाजा बंद कर दो, कोई सा भी नहीं, कौन से वाला है, यही वाला, न एक ठीक है न दूसरा। नेक्स्ट है, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। तो ये निषेध है, विधान है, विधि या प्रश्न, कौन सा है, तो कौन सा वाक्य है यहाँ पर, ये निषेध वाला। नेक्स्ट है, माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा। अब ये इच्छा की गई है, संकेत इशारा है, विधि है, संदेह है, तो क्या है, माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा। तो इसको क्या है यहाँ पर संकेत दिया गया है, तो इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, उसका बाजार जाना माँ के घर आने पर निर्भर है, क्योंकि वो माँ आएगी तभी जाएगा। नेक्स्ट इनमें से सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य कौन सा है यहाँ पर, तो ये वाला, ये मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट इनमें से विधानवाचक है। अब कौन से वाला है विधानवाचक, तो यही है, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो कैसा वाक्य है, तो इसको क्या लिया गया है, इच्छावाचक, तो क्योंकि इच्छा की गई है, जिनमें वक्ता की इच्छा आशा या आशीर्वाद का बोध होगा, तो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ये आएंगे। वाक्य में किस अंग को विधेय माना गया है, सर्वनाम संज्ञा क्रिया या कर्ता को, तो किसे माना गया है, क्रिया को। तो क्रिया को वाक्य का विधेय माना जाता है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाएगा उसे हम विधेय मतलब क्रिया कहेंगे। सीता पढ़ती है, तो ये जो वाक्य है इसमें पढ़ती है विधेय है और सीता उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।